वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से दरखास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने अपील जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताएंगे हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा और इस समाअत के हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ साद बिन अल्ताफ़। साद बिन अल्ताफ़, बताइएगा आज की होने वाली समाअत के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखें, एहतसाब अदालत ने जो अल-अज़ीज़िया में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी नवाज शरीफ को, उसके खिलाफ अपीलें दायर की गई थी नवाज शरीफ की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सज़ा मुअत्तली की थी, दूसरी सज़ा कालअदम करने की थी। तो जो सज़ा मुअत्तली की थी वो इसलिए नहीं सुनी जा सकी थी क्योंकि अदालत ने कहा था कि जो बकिया के अपीलें हैं उनके साथ ही सुना जाएगा और जो छुट्टियाँ सर्दियों की चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद सुनी जाएंगी। तो कल एक और दरख्वास्त सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जो हमारी मरकज़ी अपील है उसको जल्द से जल्द सुना जाए। एक दरख्वास्त थी और उसको कल ही फिर मुकर्रर कर लिया गया था समाअत के लिए, जो कि आज सुनी जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं डिवीजन बेंच जो है इन अपीलों की जो है वो समाअत करेगा और आज जो है 11:30 बजे बाकायदा समाअत का आगाज़ होगा। इसमें जो इस्तदा की गई है दरख्वास्त में उसमें यही कहा गया है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द जो है समाअत की जाए ताकि जो नवाज शरीफ है उनको जल्द से जल्द जो है बाहर निकाला जा सके जेल से। साथ साथ ये भी बता चलूँ ये अगर समाअत मुकर्रर हो जाती तो उसके बाद बाकायदा समाअतों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, जुनैद शाह। और आपको बताएं कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत। जेल डॉक्टर ने चेकअप के बाद अद्वियात तजवीज़ कर दी। नवाज शरीफ का जेल में रोजाना ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट किया जाता है। मरियम नवाज बेटे सफदर जुनैद के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म को फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए किताबें भी दी गईं। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत। नवाज शरीफ बीमार हो गए। जेल में तबीयत नासाज, जाती मुआलिज से मिलने की दरखास्त रद्द कर दी गई। सराय के मुताबिक कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को सर्दी लग गई। फ्लू के साथ जिस्म दर्द और बुखार की शिकायत। जेल डॉक्टर ने चेकअप के बाद अद्वियात तजवीज़ कर दी। साबिक वज़ीर आज़म से बेटी और नवासे से मुलाकात भी की। निस्फ घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में बाप बेटी ने केसेस में होने वाली पेशरफ्त पर मुशावरत की। फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए बेटी मरियम नवाज ने अपनी जाती लाइब्रेरी से वालिद को चंद किताबें भी पहुंचाई जिनमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदे आज़म, तहरीक पाकिस्तान और नेल्सन मंडेला पर किताबें शामिल हैं। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में रेवले खसारा केस की समाअत हुई। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं? हमने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था। साद रफ़ीक के वकील ने अदालत को बताया कि ऑडिटर जनरल ने लाहौर में जवाब जमा कराया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले हफ्ते जवाब आ जाएगा तो केस सुनेंगे। केस की समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज मज़ीद अहम केसेस की समाअतें भी होंगी और सुप्रीम कोर्ट में निजी अस्पतालों में सहूलियात की कमी, जंगलात के खात्मे केस की समाअत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट बार हाउसिंग स्कीम और पंजाब मेगा प्रोजेक्ट केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जहांजेब अब्बासी, आज की होने वाली समाअतों के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं, बताइए। देखें, अहम केसेस की समाअत आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। बुनियादी हकूक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक नज़र आई। जुडिशल एक्टिविज़म का मुजाहरा किया गया। आज भी अहम केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। 2 केसेस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। पहला केस था जो रेलवे अराजी है उसमें खसारे से मुतल्लिक केस था। इस केस में साबिक वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की।
चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि हमने तो साद रफ़ीक साहब को नहीं बुलाया था, वो क्यों आए, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने तो रिपोर्ट मांगी थी। इस पर साद रफ़ीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल की वो लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत जो है आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। दूसरा अहम केस जो पायलट्स हैं उनकी जाली डिग्रियों से मुतालिक था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। सिविल एविएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि 16 पायलट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जो हैं वो जाली निकली हैं, जबकि दीगर का जो डिग्रियों की तस्दीक का अमल है वो जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि हम जो है वो किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाहते, बल्कि ये शफाफियत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस निपटा दिया है और ये कहा है कि जो डिग्रियों की जो तस्दीक का अमल है उसको जारी रखा जाए और उसको कानून के मुताबिक जो है उस जो अदालती हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। इसके अलावा भी अहम केसेस हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। हस्पतालों की हालत ज़ार से मुतल्लिक अहम केस है। हमने इसमें देखा कि कभी जो है वो अद्वियात की कमी का सामना करना पड़ता है मरीज़ों को, और कभी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी ख़ास तौर के ऊपर अस्पतालों में नहीं मिल रही। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था। आज इस अहम केस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिर निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांसेब अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह करने का। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे जहांसेब अब्बासी। आज अहम केसेस की समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत भी हुई और साबिक वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं, जबकि इस हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि 16 पायलट्स और 65 कैबिन क्रू की डिग्रियों के हवाले से भी जो है वो केसेस की समाअत हुई, और 16 पायलट्स और 65 कैबिन क्रू हैं जिनकी जाली डिग्रियां निकली थी, और सुप्रीम कोर्ट में पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत इस हवाले से हुई थी। इसके अलावा दीगर अहम केसेस की समाअत भी आज होना है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। तीनों शरीक मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। गवाह मोहम्मद आफ्ताब की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर 3 मजीद गवाहान को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया है। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। तीनों शरीक मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जबकि गवाह मोहम्मद आफ्ताब की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी भी देखने को मिला। और कराची एहतसाब अदालत में महकमे इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस की समाअत के लिए साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन को अदालत पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी वाले हर हाल में खुश रहते हैं और GDF वाले चूं चूं का मुरब्बा हैं। जबकि उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। JIT से बिलावल का और CM का नाम भी निकल गया। लगता है पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत भी बच गई। अब तो खुश होंगे, हमारा में खुश होंगे नहीं, अब तो कुछ ज़्यादा। अच्छा सर, JIT में नाम थे, ECL में नाम है, तब भी आप खुश थे? हर हाल में खुश होंगे। उस वक्त तो चीज़ें आ रही थी बहुत दूर दूर तक है। हर हाल में सर GDA ने भी मुतालबा कर लिया है कि वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा देनी चाहिए। GDA को अभी इलेक्शन का मेरे ख्याल से अभी तक असरात उनके जहन से निकले नहीं है। तारीखी शिकस्त हुई उनको, तो अब GDA को सोचना चाहिए कि अवाम में उनकी वज़ीर बिल्कुल नहीं है और ना कभी पहले थी। GDA जो शू का मुरब्बा है। रहीम यार खान में भोंग के करीब 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई। आग ने देखते ही देखते करीबी फसलों को भी लपेट में ले लिया। आतिश ज़दगी से गन्ने के खेत भी जलकर राख हो गए। हुक्काम ने लाइन कनेक्शंस मुनक़ता करके 4 घंटे बाद भड़कती आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और वाटर बाउसर्स ने हिस्सा लिया। रहीम यार खान में भोंग के करीब 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई।
खैबर खान में भोंग के करीब 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई। आग इतनी शदीद थी कि धुएं के बादल पूरे इलाके में फैल गए। आग ने करीबी फसलों को भी लपेट में ले लिया। गन्ने के खेत भी जलकर राख हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें चाय बुकुआ पर पहुंची और गैस सप्लाई बंद करके भड़कती आग को काबू में किया। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी है। गैस बंदिश होने से मुतादिद शहरों में लो प्रेशर का सामना है। और आपको बताएं कि मुल्तान में चौक शोधा के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस से प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है और आग पर काबू ताहाल नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका है। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इमरान अरशद, बताइएगा क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं आग पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, ये ही आग लगी थी चौक शेदा के करीब प्लास्टिक के गोदाम में, जहाँ पे खासी मुश्किलात का सामना था रेस्क्यू 1122 को आग बुझाने में। अभी भी रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं वहाँ पे मौजूद हैं। 5 गाड़ियां जो है वो सबसे मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ हैं। तमाम रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जो आग है प्लास्टिक की वो खासी बहुत ज्यादा है, इस वजह से तीसरे दर्जे की आग है, इसको बुझाना खासा मुश्किल है। तमाम अभी भी रेस्क्यू की गाड़ियां वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 70% आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आग बुझ रही है साथ के साथ ही कूलिंग का अमल भी जारी है। तमाम अभी भी रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वहाँ पे रेस्क्यू जो टीमें हैं वो इमदादी सरगर्मियों में और आग बुझाने में मसरूफ अमल है। जी, अभी भी रेस्क्यू का अमला वहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ अमल है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अरशद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। जहानिया के इलाके न्यू कॉलोनी में सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 2 अफराद दम तोड़ गए। 2 रोज कबल शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका हुआ था। धमाके में घर के 5 अफराद जख्मी हुए थे। 2 खवातीन समेत 3 अफराद भी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जेरे इलाज हैं। अफसोसनाक खबर है, जहानिया के इलाके न्यू कॉलोनी में सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 2 अफराद दम तोड़ गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल सलाम से। अब्दुल सलाम, बताइएगा जेरे इलाज अफराद की अब हालत कैसी है? जी हाँ, जहानिया के इलाका न्यू कॉलोनी में चंद रोज कबल शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका हुआ था, जिससे इस घर के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया था, जिनमें 2 अफराद मोहम्मद आतफ और हाकिम अली जख्मों की ताब न लाते हुए बर्न यूनिट में दम तोड़ गए हैं। 2 खवातीन समेत 3 अफराद अभी भी बर्न यूनिट में जेरे इलाज हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी शुक्रिया अब्दुल सलाम नाज आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खेलों से मुतल्लिक़ अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा, PCB के चेयरमैन एहसान मानी, सेक्रेटरी IPC जमील अहमद समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगी। इमरान खान ने एहसान मानी को खेलों से मुतल्लिक़ टास्क फोर्स का सरबराह बनाया था और उन्हें खेलों को ज़वाल से निकालने की सिफारिशात मुरतब करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इजलास में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए डायरेक्टर जनरल की तकरीरी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास के लिए 26 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। ECL में शामिल 172 अफराद के नामों पर नजरसानी से मुतालिक कमेटी रिपोर्ट काबीना में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की हिदायत की थी। काबीना PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अराकीन के नाम भी नामजदगी पेश करेगी। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी काबीना के इजलास के लिए 26 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। काबीना PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अरकान के नामों की नामजदगी भी करने जा रही है। ECL में शामिल 172 अफराद के नामों पर नजरसानी से मुतालिक कमेटी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की हिदायत जारी कर दिया है। इस पर बात करेंगे शहबाज अहमद से। शहबाज, आगाह कीजिएगा इस अहम इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, कल बहुत अहम इजलास वफाकी काबीना का होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इजलास तलब किया है, जिसका 36 निकाती एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नुकता है वो 172 अफराद के नाम जिनके हवाले से गुज़िश्ता काबीना के इजलास में कमेटी बनाई गई थी। कहा गया था कि रिव्यू कमेटी जो है
वो वफाकी काबीना के अगले इजलास में रिपोर्ट देगी, तो उसको रिपोर्ट कल जो है कल इजलास में पेश की जाएगी। उसके अलावा दो नाम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम निकाल दिए जाएं, तो उसके भी जराए कह रहे हैं कि कल मंजूरी मुतवक्के है। उसके अलावा काबीना जो है पीए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अरकान के नामों की नामजदगी करेगी। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के इजाफी चार्ज देने का मामला भी कल जो है काबीना के एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा जो है सीडीए के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का मामला भी कल काबीना के इजलास में जो है जेर गौर आएगा। उसके अलावा जो एक तुर्किश नेशनल का मामला भी जो है वो जेर गौर आएगा। 26 नकाती कुल एजेंडा है जो अब तक जारी कर दिया गया है। उसके अलावा जो सीसीए का जो इजलास होता है उसकी अभी काबीना जो है उसके फैसलों की जो है वो सीसीए फैसला की तस्दीक करेगी। और उसके अलावा काबीना मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और जो पिछला वफाकी काबीना का इजलास था उसमें जो फैसले किए गए थे उस पर अमल दरामद का भी काबीना कल के इजलास में जायजा लिया जाएगा। इजलास के लिए 26 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि काबीना कमेटी बराए तवानी ने गुज़श्ता माह पेश आने वाले गैस बहरान की जिम्मेदारी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न पर डाल दी है। दोनों कंपनियों के एमडीज को ओहदों से हटाने की सिफारिश वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में गैस की कमी 1 हफ्ते में पूरी करने और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत भी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने फर्निस ऑयल की दरामद फौरी बंद करने और तमाम रिफाइनरीज को फर्निस ऑयल से पैदावार न होने के बराबर करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक गवर्नर सिंध पर हमले की कोशिश। सफेद कार में सवार 3 मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद जुबैर की गाड़ी को रोकने का इशारा किया। साबिक गवर्नर ने गाड़ी भगा दी। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने वाक़े की इत्तला आला हुकाम को दे दी है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, फैमिली के हमरा खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं दहशतगर्दों के खिलाफ खुलकर बोलता हूँ। कुछ दिन से धमकियां मिल रही थी, कभी किसी से सिक्योरिटी मांगी, ना किसी ने ऑफर की। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यहाँ पर अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज को जायद अदायगियों से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट के मुताबिक हर आईपीपी को 159 मिलियन जायद अदायगी की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आवाम के करोड़ों रुपए दे दिए गए, चाहे वो बिजली बनाए या ना बनाए। अदालत ने विफाकी वजीर पानी और बिजली को तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा इस समाअत के हवाले से मजीद क्या रिमार्क्स दिए जस्टिस ने? देखें, आईपीपी को जायद अदायगियों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक हर आईपीपी को 159 मिलियन से जायद की अदायगियां की जाती हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आवाम के करोड़ों रुपए दे दिए गए, चाहे ये आईपीपी यानी बिजली बनाने वाले कारखाने बिजली बनाएं या ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि दुनिया भर में इस तरह के मुआहदे मनसूख किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी पावर ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि बिजली दें या ना दें, पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। और अब कोर्ट ने वफाकी वजीर बिजली और पानी को तलब कर दिया है। ये अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट जो बिजली बनाने वाले कारखानों जो आईपीपी के हवाले से पहले भी एक केस में जो है फैसला दे चुकी है। इस मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट पहले भी कलम दे चुकी है। अब ये इसी नौयत का कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हमदर्दी समाअत है। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। हकीम मोहम्मद सईद तिब का एक बड़ा नाम। हकीम सईद की आज 98वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उनके तिब्बी, इल्मी और अदबी खिदमात आज भी जिंदा है, जिससे हजारों अफराद फैज़याब हो रहे हैं। नौ जनवरी 1920 को हकीम मोहम्मद सईद ने दिल्ली में आंख खोली। हकीम मोहम्मद सईद अपने खानदानी पेशे से वाबस्ता रहे और जब पाकिस्तान बना तो कराची आए और हमदर्द दवाखाने की बुनियाद डाली। ये हमदर्द दवाखाना देखते ही देखते मुल्क का अजीम तिब्बी, इल्मी, अदबी और अशाती इदारा बन गया। हकीम सईद ने हमदर्द यूनिवर्सिटी के बाद बैतुल हिकमत भी कायम किया।
इंसान दोस्त हकीम सईद की जहानत और काबिलियत से हर दौर के हुक्मरानों ने इस्तेफादा किया। तिब और अदब पर 500 से ज्यादा किताबें तहरीरें की और हुस्न अखलाक के बायस बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल थे। हकीम सईद गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी फाइज हुए और ये जिम्मेदारी बिला मुआवजा अंजाम दी। हुकूमत ने सितारे इम्तियाज और फिर निशाने इम्तियाज से भी नवाजा। 17 अक्टूबर 1998 को जब वो घर से मतब जाने के लिए निकले तो घात लगाए दहशत गर्दों ने उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। हकीम मोहम्मद सईद हम में नहीं, लेकिन उनका लगाया हुआ तिब और अदब का पौधा अब तनावर दरख्त का रूप धार चुका है। मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत पाने वाले बहादुर पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम को बिछड़े 5 बरस बीत गए, ताहाल इंसाफ न मिल सका। शहीद की बेवा ने मुकदमा फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। नसीम आदिल की रिपोर्ट। सिंध पुलिस का बहादुर ऑफिसर शहीद एसएसपी मोहम्मद असलम खान। मोहम्मद असलम खान अलमारूफ चौधरी असलम सिंध पुलिस का ऐसा नाम जो दहशतगर्दों के लिए खौफ की अलामत समझा जाता था। चौधरी असलम की शहादत पर सिंध हुकूमत और महकमा पुलिस की जानिब से किए गए वादे वफा न हो सके। मैं तो मुतमईन नहीं, मुझे वापस आकर बैक पे किसी ने नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है। मेरा आर्मी कोर्ट से ये दरख्वास्त है, अपील है कि उनको आर्मी कोर्ट में लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे विटनेस ना होने की बिना पे ऐसे लोग निकल जाते हैं, चाहे वो रेकी करे, मुखबरी हो किसी भी किस्म की। आज चौधरी का घराना, कल किसी और पुलिस अफसर का घराने को भी नुकसान हो सकता है। चौधरी असलम के कत्ल के मुकदमे में कलदम तहरीक के तालिबान पाकिस्तान का शाहिदुल्लाह शाहिद समेत दीगर को नामजद किया गया। चौधरी असलम को 9 जनवरी साल 2014 को ईसा नगरी फ्लाई ओवर पर खुदकश हमले में शहीद किया गया था। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़। और आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरी ठिठुरने लगे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां पर दर्जा हरारत -15 डिग्री तक जा गिरा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कल से बारिशों का नया सिलसिला पंजाब में दाखिल होने की पेशगोई की है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बलाई इलाकों में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। मरी, लोयरदीर, मालाकंड, हजारा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद शॉल ओढ़ ली। स्कर्दू, नारान, कलाम और सावात में भी शदीद सर्दी की लहर। दर्जा हरारत -15 तक जा गिरा। कोयटा और खुस्तार समेत बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में यखबस्ता हवाएं चलने से शहरी ठिठुरने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम योब, कोहाट, बन्नू, डीआई खान डिवीजन में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध के साथ धूप की किरणें भी शामिल रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबर आलूद और खुश्क रहेगा। ताहम कल से मालाकंड, हजारा डिवीजन, मर्दान, सवाबी और पेशावर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। ताहम जुनूबी अजला, कोहाट, हंगू, बनू और डेरा इस्माइल खान में मौसम बदस्तूर अबर आलूद और सर्द रहेगा। इसी पर बात करेंगे शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा पेशावर के मौसम के बारे में।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला जो है इस वक्त शदीद सर्दी और खुशहाली की लपेट में है और महकमे मौसमियात का कहना है कि आज के दिन जो है पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला जो है वो सर्द और खुश्क रहेंगे। कहीं पर भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला जो है वहाँ पर हल्की बारिश, तो कहीं पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। अगर आज के पेशावर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त पेशावर में धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बरकरार है। पूरी सूबे में अक्सरियती मकामात जो है वहाँ पर मतलब जो है अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है और कल से जो है बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, और आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा ने कल से होने वाली मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। जिला इंतजामिया को जारी मरासले में कहा गया है कि कल से सूबे के बलाई इलाकों में बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिशों से नुकसान का खदशा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएं, पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा ने कल से होने वाली मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम अजला को इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि लोअर दीर में सर्दी ने इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। लकड़ी और एलपीजी गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे नवाब बादशाह से। नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तिमरगरा में दरियाई पंचकोड़ा के किनारे में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नाम निशान तक मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। मौसम इंतहाई सर्द है और सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाकर गुजारा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बालाई इलाकों पर शदीद बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गए हैं और लोगों को अशाए खुर्दनोश की वसूली में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको ये भी बताता चलो कि हालिया बर्फबारी के बाद लोअर दीर के बालाई इलाकों जेलाड़, लाजबोग, कमरटाल, लुकमान मांडा और शाही बिन शाही में बिजली की लोडशेडिंग में इजाफा हुआ है और लोगों को वहाँ पर भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इधर सर्दी की शदीद लहर चलने से न सिर्फ गर्म खानों और गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हुआ है, बल्कि एलपीजी गैस, सूख्त लकड़ी और खुश्क वजात की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है और हुकूमत से ग्रान फरोशों के खिलाफ इक़दाम उठाने का मुतालिबा करते हैं। जी, और आपको बताएं कि सिंध के इलाके दादू में गोरख हिल से सिंध की मलका को हिसार भी कहा जाता है और इस हवाले से इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्दी को एंजॉय करने के लिए सिंध के कोने कोने से शहरी गोरख हिल का रुख कर रहे हैं। तफसीलात नासिर शेख की इस रिपोर्ट में। तो पूरा सिंध ही इन दिनों सर्दी की लपेट में है, लेकिन जिला दादू से 100 किलोमीटर के फासले पर गोरख हिल, जिसे सिंध का मरी भी कहा जाता है, यहाँ पड़ने वाली शदीद सर्दी ने तफरी के शौकीन शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रखा है। जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आग लगाकर यहाँ पर बैठते हैं ताकि जो सर्दी की शिद्दत है उसे किसी हद तक कम किया जाए और जो इंजॉय भी किया जाए। सतह समंदर से 6500 फुट की बुलंदी पर वाक़ा इस हिल पर सैकड़ों अफराद सर्दी इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ रात में आग जलाकर घंटों खुशगप्पियाँ करने के अलावा यहाँ के पहाड़ों और तफरीही मुकामात का मजा ले रहे हैं। गोरख हिल पर आने वाले ये नौजवान सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए आग जलाए हुए हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, गोरख हिल। किताबों की अहमियत से मुतालिक अवाम में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए प्रेस क्लब में सोसाइटी फॉर रीडिंग एंड नॉलेज के इश्तिराक से किताब मेले का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात शौकत भट्टू की रिपोर्ट में। दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है किताब की बदौलत की है और किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए फैसलाबाद प्रेस क्लब में सोसाइटी फॉर रीडिंग एंड नॉलेज के इश्तिराक से किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेले में DC, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान ने खुसूसी शिरकत की। ये अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर चलाने की जरूरत थी, जिसमें प्रेस क्लब ने इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड गए कि उन्होंने ये मेला जो है, बुक मेला जो है, सजाया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सरदार सैफुल्लाह डोगर का कहना था कि किताब बेहतरीन साथी है और नई नस्ल को किताब की अहमियत से रोशनास करवाना इंतहाई जरूरी है। यही शऊर जो है वो अवाम के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर, अपने रीडर्स के अंदर उसको पैदा करना, उसको बेदार रखना
वो आगाही उस खास पैराडाइम के अंदर देना जिसके अंदर वो जरूरी है। किताब की अहमियत हर दौर में मुसलमा रही है, लेकिन मुआशी मसाइल की भरमार ने लोगों को लतीफ तहरीरों से दूर कर दिया है। कुतुब बीनी की अहमियत को उजागर करने के लिए इस किताब मेले का इनेकाद खुशाइंद इकदाम है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ। और अब आपको बताएं कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से बच्चों को उर्दू और अंग्रेजी सिखाने के खुसूसी कोर्स का एहतमाम किया गया। कोर्स का मकसद पाकिस्तानी बच्चों को अपनी मादरी जबान उर्दू से कुर्बत और साथ साथ दुनिया की तीसरी बड़ी जबान इंग्लिश पर महारत हासिल करना था। कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कौंसिल जनरल जनाब इमरान चौधरी साहब ने कहा कि दियार खैर में ऐसे कोर्स बच्चों को पाकिस्तानी सकाफत से हम आहंग करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। उन्होंने माँ बाप की इस कोर्स में खास तवज्जो को भी बहुत सराहा। प्रोग्राम के आखिर में तमाम बच्चों को असनाद भी दी गई। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की नई किताब वी आर डिस्प्लेस्ड को फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। मलाला यूसुफजई के मुताबिक किताब में हिजरत करते हुए हिजर का गम कैसे होता है, दियार खैर में महाजरीन पर क्या बीती है के मौजू पर रोशनी डाली गई है। मलाला यूसुफजई कहती हैं कि दुनिया में 6 करोड़ 85 लाख महाजरीन हैं जिनका मसाइल का हल आसान नहीं, मगर कोशिश की जाए तो मसाइल अगर ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर किए जा सकते हैं। किताब में मलाला यूसुफजई के साथ शाम, कोलंबिया और कॉन्गो से हिजरत करके जाने वाले दीगर लड़कियों पर बीतने वाली कहानियां भी शामिल हैं। बॉक्सिंग बड़ों का खेल समझा जाता है, मगर बच्चे भी पीछे ना रहे। कोयटा के 2 भाइयों असद और जवाद ने बॉक्सिंग के मुकाबलों में कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ताहम हुकूमती सरपरस्ती न होने पर बच्चे मायूस हो रहे हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। कोयटा में शाम के वक्त बॉक्सिंग क्लब्स में लोगों का रश बढ़ जाता है। बड़ों की रश देखते हुए बच्चों में भी बॉक्सिंग का शौक पैदा हो गया। 16 साल असदुल्ला और 14 साल जवाद बचपन से बॉक्सिंग के शौकीन थे। यही वजह है कि वो शाम को बॉक्सिंग सीखने के लिए क्लब आते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान और पंजाब में मुतअद्दिद गोल्ड मेडल भी जीते। हुकूमत ने अभी तक हमारे साथ कोई सरपरस्ती नहीं की। ये बात सुनकर मुझे बहुत मायूसी होती है कि हर कोई जब मैं मेडल जीत कर आता हूँ और कोई बोलता है कि क्या मिला। बच्चों के वालिद का कहना है कि कलील तनख्वाह में उनके बॉक्सिंग के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के दौर में हर चीज़ महंगा होता है, फिर उनके अखराजात पूरी करता हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज तक कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसी सरपरस्ती नहीं मिली। असदुल्ला और जवाद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी सरपरस्ती की जाए ताकि मुस्तकबिल में वो मुल्क और सूबे का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की अपने बेटे अजहान और शोहर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के शोएब मलिक के साथ खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के उन्वान सानिया मिर्जा की खानदानी तस्वीर जिससे आपको प्यार हो जाए। इस तस्वीर में टेनिस की सुपरस्टार सानिया मिर्जा अपने बेटे और शोहर के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के यहाँ 30 अक्टूबर को बेटे की पैदाइश हुई थी। पिशावर अमन का गहवारा बन गया है। गैर मुल्की सयाह पिशावर का रुख करने लगे। चीनी सयाहों ने मस्जिद महाबत खान समेत शहर के तमाम तारीखी मकामात का दौरा किया। सयाह कहते हैं पिशावर आज भी एक खूबसूरत शहर है। शाहिद खान की रिपोर्ट। 4 सदी पुरानी तारीखी मस्जिद महाबत खान। क़याम अमन के बाद चीनी सयाहों ने पिशावर का रुख किया। चीनी सयाहों ने मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्से देखे और मुगल दौर के इस फन पारे को खूब सराहा। Mosque, I think, is your country now, the Muslim country, right? We respect your country's religions. This fantastic, the mosque. Yeah, it's so beautiful here. We love it. और इसके साथ ही नियो न्यूज से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नियो।